वेलकम टू चैनल दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। ठीक है, जैसे कि आप लोग का एससीईआरटी और एनसीईआरटी का जो अभी ये सीरीज चल रहा है, इसमें आपका जो भी क्लास 9 का मैं ज्योग्राफी पढ़ रहा था उसका आज नेक्स्ट पार्ट होने वाला है। इसमें हम लोग चैप्टर 4 के बारे में पढ़े थे ऑलरेडी। इससे पहले चैप्टर नंबर 3 तक मैं कंप्लीट करा दिया गया था, तो उसका अलग से प्लेलिस्ट मैंने बना दिया है, जाकर वहाँ पर देख सकते हैं कितना बेहतरीन कुछ से मैं बना दिया हूँ। जैसे कि आपको पता होगा मेरे पढ़ाने का क्या तरीका है। जो भी मैं पढ़ाता हूँ, जो भी आपका रिसेंट एग्जाम शिक्षक बहाली हुए हैं, उसमें जो भी इस चैप्टर से सवाल पूछे गए हैं, पहले उसके बारे में एक बार नज़र में मैं दिखा देता हूं कि इस चैप्टर से कितने सवाल पूछे गए हैं। तो इस चैप्टर से अगर के आपका क्लास 6 to 8 में आइएगा तो एक सवाल यहाँ पे 6 to 8 में पूछा गया था आपसे कि विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मौसिनराम किस राज्य में स्थित है। तो ये आपका क्लास 9 के ज्योग्राफी से जो कि चैप्टर नंबर 4 जलवायु है, इससे सवाल पूछा गया था। ये जो भी नोट्स हैं मैंने TRE 2 में आप लोगों को प्रोवाइड किया था। जो भी हमसे पेड नोट्स लिए थे मैं उनको प्रोवाइड किया था। इसमें से बहुत सारा क्वेश्चन डायरेक्ट टू डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिले थे, जो कि प्रीवियस वीडियो में एनालिसिस वाले वीडियो में मैंने आपको बता दिया। जैसे ही आइएगा तो नीचे मैंने बताया था कि सबसे ज़्यादा वर्षा असम के मेघालय पहाड़ियों में होती है, जो कि यह यहाँ पे चेरापूंजी और मौसिनराम है, यहाँ पे वर्षा सबसे ज़्यादा अधिक होती है। लगभग जो इसका वार्षिक वर्षा होती है 1188 होती है। तो मैंने ये चीज़ बताया था। यही आपका TRE 2.0 में जो परीक्षा हुए थे इसमें सवाल पूछे गए थे। ठीक है, तो एक एक करके मैं इसी तरह सारा चीज़ों को आपको समझाते चल रहा हूँ कि अपकमिंग जो भी एग्जाम है अगर उसमें सवाल पूछे जाते हैं तो आप किस तरह से वहाँ पे हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, आपको जैसे पता होगा ये जो वीडियो होगा आपको जो भी बिहार में TRE 3.0 आपका शिक्षक भर्ती का परीक्षा होने वाला है उन लोगों के लिए, साथ में जिनका सक्षमता परीक्षा होने वाला है जो कि भी नियोजित टीचर हैं उनके लिए, तथा जो भी स्टेट का परीक्षा देने वाले हैं उनके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो आशा करता हूँ बात इतना समझ गए होंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं कि आखिर देख लेते हैं क्या कुछ यहाँ पे आप लोगों का इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है और मोस्ट एक्सपेक्टेड रह सकता है कि आने वाले एग्जाम में सवाल पूछा जा सकता है। जिनको भी ये नोट्स चाहिए हमारे दिए गए नंबर पर 9176800345 इस नंबर पे हमको व्हाट्सअप कर सकते हैं और क्लास 6 to 10 यहाँ पे आप लोग नोट्स ले सकते हैं ज्योग्राफी के, या कोई भी नोट्स चाहिए आपका TRE 3.0 या NCERT SCERT तो हमको ले सकते हैं। ठीक है, तो बिना देर किए मैं इस क्लास को स्टार्ट करूँगा। चैप्टर 4 है क्लास 9 का SCERT का, जिसका नाम है जलवायु। SCERT NCERT दोनों है जो बेसिकली फॉलो किए गए हैं SCERT, क्योंकि शिक्षक भर्ती में यही आपका सिलेबस है और जो भी NCERT में एक्स्ट्रा पॉइंट दिए गए हैं मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मानसून शब्द की उत्पत्ति जो हुआ है दोस्तों अरबी भाषा से हुआ है। ये सवाल पूछा जा चुका है, याद रखिएगा। जो अरबी भाषा में कौन सा शब्द से हुआ है, तो मैसिम शब्द से हुआ है, जिसका अर्थ होता है मौसम या ऋतु। तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा, नॉर्मल सी चीज़ें हैं। अगला जो पॉइंट आपका बुक्स में ये दिया गया है कि वर्षा के दृष्टि से मौसिनराम में वार्षिक वर्षा 1180 सेंटीमीटर होती है, जबकि जैसलमेर में सबसे कम वर्षा, याद रखिएगा। जो यहाँ पे वार्षिक वर्षा दिया गया है मानसून में सबसे ज़्यादा वर्षा 1180 सेंटीमीटर होती है, और जो सबसे कम वर्षा होती है जैसलमेर में, जहाँ पे 12 सेंटीमीटर से अधिक नहीं होती है वर्षा यहाँ पे, मतलब मैक्सिमम 12 सेंटीमीटर होती है। और अक्टूबर नवंबर में दक्षिण भारत के पूर्वी भाग में लौटते मानसून से अच्छी वर्षा होती है। ये सवाल पूछा जा चुका है आपका कि दक्षिण भारत में किस कारण किस मानसून से यहाँ वर्षा होती है, तो वहाँ पे आपको सही करके आना है लौटते हुए मानसून से। जितने भी देखिए यहाँ पे हाइलाइट्स है ना, ये सवाल मोस्ट एक्सपेक्टेड है कि आपके आने वाले एग्जामों में पूछा जा सकता है, इसलिए आप लोग इसको ध्यान से चलते रहिए। जिनको भी नोट्स चाहिए मैं ऊपर में जो नंबर दिया आपका उस पर हमको मैसेज कर दीजिएगा, मैं वहाँ पर आपको कुछ पैड लेकर यहाँ पर प्रोवाइड करा दूँगा। ठीक है, 6 to 10 तक जिनको भी नोट चाहिए होगा मात्र हमसे ले सकते हैं 99 रुपये में ज्योग्राफी का। ठीक है, आशा करता हूँ समझ गए होंगे। अगले से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जितने भी लोग घर बैठे अपना BPSC TRE 3.0 का तैयारी कर रहे हैं या कोई भी ऐसा वनडे एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए जो मैं आपका BPSC का सिलेक्शन किट बनाया हूँ बहुत ही यहाँ पे इंपॉर्टेंट होने वाला है। खास करके जो मद्देनजर रखा गया है इसमें आपका बिहार स्टेट हो गया, सक्षमता परीक्षा हो गया, या BPSC का 3.0 आपका एग्जाम हो गया, उसको देखते हुए इस कोर्स को मैं मतलब नोट्स को बनाया हूँ, जो कि आपका सिलेबस है BPSC का
टीआरई का एग्जाम का, वो चाहे पीआरटी के लिए हो, टीजीटी के लिए हो या पीजीटी के लिए हो, ये सिलेक्शन किट सबके लिए काम आएंगे। ठीक है, इसमें मैं आपको क्या क्या कंटेंट प्रोवाइड करने वाला हूं आप एक बार देख लीजिएगा। जो सिलेबस है जिससे आपका सिलेक्शन होने का बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे, वही चीज़ मैंने यहाँ पे अवेलेबल मतलब कराने का कोशिश किया हूँ आपको, जिसमें कि एससीईआरटी और एनसीईआरटी जो भी है चैप्टर वाइज नोट्स मैं आपको दे दूंगा। याद रखिए ये सारा चीज़ जो मैं अवेलेबल करा पाऊंगा ओनली हिंदी मीडियम में करा पाऊंगा। ठीक है, चैप्टर वाइज नोट्स क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, जिसमें आपका साइंस होगा, हिस्ट्री होगा, ज्योग्राफी होगा, पॉलिटी होगा और इकोनॉमिक्स होगा। मैथ वगैरह का भी मैं प्रोवाइड कराऊंगा, उसको थोड़े दिन के बाद मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, इसके बाद जो है क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक जो मैं यहाँ पे आपका नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा, उसका चैप्टर वाइज एमसीक्यूज बना दूंगा एग्जाम से पहले तक, ताकि आपको जैसे ही आप लोग यहाँ पे वन लाइनर जो नोट्स हैं उसको तो पढ़ लीजिएगा, उसको पढ़ने के बाद प्रैक्टिस कहाँ कीजिएगा, तो जो भी मैं यहाँ पे एमसीक्यूज इसमें ऐड करूँगा वो वहाँ पे आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये जो एमसीक्यूज होगा ऑल एग्जाम में जो भी चीज़ें होंगी उसमें इंक्लूड मैं कर दूंगा, उस चैप्टर से और भी कहीं कौन कौन से परीक्षा में सवाल पूछे गए हैं, ताकि आपका यहाँ से परीक्षा का एक अच्छा सा तैयारी हो पाएगा। अगला पॉइंट जो तीसरा नंबर कंटेंट में मैं आपको प्रोवाइड करने वाला है बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अगर कि आप लोग टीआरई 1 और 2 को एनालिसिस कीजिएगा कि बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से बहुत सारा सवाल वहां पे देखने को मिले थे, तो उसका मैं सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यूज आपको प्रोवाइड कराऊंगा। हर सब्जेक्ट चाहे हिस्ट्री हो, चाहे वो ईवीएस हो, आपका ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, साइंस हो, मैं सारा कुछ यहाँ पे प्रोवाइड कराऊंगा आपको। ठीक है, यहाँ तक कि बीपीएससी का जो मैथ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है विद सोल्यूशन मैं आपको वहाँ पे प्रोवाइड करा दूंगा। टॉप 1000 आपका एग्जाम से पहले मैं करंट अफेयर्स आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ताकि करंट अफेयर कहाँ से पढ़ें, कैसे पढ़ें, उसका टेंशन आपको खत्म हो जाए, जिसमें लगभग 400-500 क्वेश्चन आपके बिहार अपने स्पेशल होंगे, बाकी 500 सवाल में इंडिया और वर्ल्ड के जो भी मेरे अकॉर्डिंग आपको इंपॉर्टेंट रहेगा मैं यहाँ पे इंक्लूड कर दूंगा। ये जो सवाल रहेंगे वो एमसीक्यूज के फॉर्म में रहेंगे, तो आप लोग याद रखिएगा, इसको आप लोग प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। उसके बाद भारत का राष्ट्रीय आंदोलन कितना इंपॉर्टेंट है आप लोगों ने तो एग्जाम में देख लिए होंगे। हर एग्जाम में आपको 5 से 6 सवाल यहाँ पे देखने को मिलेंगे, और ये सारा सवाल के जब मैं एनालिसिस वीडियो में जाकर देख सकते हैं, मेरा नोट से बहुत ही बेहतरीन सवाल यहाँ से देखने को मिले थे, तो इसका एक सेपरेट पीडीएफ में दूंगा, ताकि जो भी चीज़ें होंगी वहाँ से क्लियर हो जाएंगी। अगर के बीपीएससी सिलेक्शन किट में 6 नंबर जो मैं आपको कंटेंट प्रोवाइड करूंगा, जितने बीपीएससी के टायर 1 यानी कि टीआरई 1 और 2 में जो भी क्वेश्चंस हैं वो सारा का सारा एमसीक्यूज के फॉर्म में आपको दे दूंगा, ताकि आप एक बार देख लीजिएगा कि परीक्षा में सवाल कैसे आ रहे हैं, विथ आंसर ये रहेंगे, आप लोग समझ जाइएगा। बिहार स्पेशल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी बीपीएससी का है मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। इतना जो आप कर लीजिएगा ना, तो आपका जो सिलेक्शन के चांसेस हैं बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे दोस्तों। जिनको भी अगर तैयारी करना चाहिए तो ये जो भी मैंने चीज़ यहाँ पे डिस्कस की हैं उस पर आप अच्छे से पकड़ बना लीजिए, आपका बहुत ज़्यादा ही नंबर एग्जाम में आ जाएंगे, बहुत अच्छा खासा नंबर आ जाएंगे, सिलेक्शन का जो चांसेस है दोस्तों बहुत हाई हो जाएंगे। ठीक है, ये पूर्णतः आपका टीआरई 1 और टीआरई 2 पर आधारित मैं ये नोट्स बनाया हूँ। आप टीआरई 1 और 2 में भी मैं बीपीएससी का सिलेक्शन किट दिया था, बहुत लोगों का यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है, और इसके बारे में वीडियो भी बनाया हुआ हूँ इससे पहले कि टीआरई जो भी मैं यहाँ पे टीआरई 2 में जो दिया था बीपीएससी का सिलेक्शन किट, उसमें कितने सवाल आए हैं, तो जाकर वहाँ पे ऑथेंटिसिटी इसका चेक कर सकते हैं कितना बेहतरीन चीज़ दिया है। ये जिनको भी चाहिए ये मात्र अभी अगर परचेज कीजिएगा तो मात्र 499 रुपीज़ में यहाँ पे परचेज कर सकते हैं। ये दाम बढ़ने से पहले आप लोग परचेज कर लीजिएगा, और क्या आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, आप लोग इतना चीज़ों को अगर बुक्स पर परचेज करने जाइएगा ना, तो कम से कम हम बोल रहे हैं कि 3000 का आपका बुक्स हो जाएगा। साथ में जो एक एक चैप्टर में आप पढ़िएगा तो उसमें बहुत सारा टाइम चला जाएगा, इसीलिए ये सारे चीज़ों को समराइज करके मैं एक जगह पर आपको देने का कोशिश किया हूँ, ताकि आपको ज़्यादा इधर से उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़े दोस्तों। आप इसको ऑफर प्राइस अभी है 499 में आप अवेल कर सकते हैं, ले सकते हैं। ठीक है, इसको बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगे हैं, इसीलिए मैं सोच रहा हूँ जो भी ले कैंडिडेट वो पढ़ने वाला बच्चा ही ले और पढ़कर अपना सिलेक्शन ले। ठीक है, जिनको भी चाहिए होगा दिए गए नंबर पे, यहाँ पे जो नंबर आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा 9176800345 पर हमको व्हाट्सएप कीजिए। कॉल करने का थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा, थोड़ा सा हम कॉल हो सकता है नहीं रिसीव कर पाए, व्हाट्सएप कीजिएगा, मैं वहाँ पे देख लूँगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को अपना स्टार्ट करते हैं, जो भी पढ़ाई चल रहा है हमारा। अगला जो पॉइंट दिया गया है यहाँ पे कि एल नीनो स्पेनिश शब्द है जिसका अर्थ शिशु होता है। ठीक है, वास्तव में एल नीनो एक गर्म जलधारा है। कैसा जलधारा है एल नीनो? तो वह एक गर्म जलधारा है जो कि दक्षिण अमेरिका के पेरू एवं इक्वाडोर देशों के प्रशांत तटीय भाग में 3 से 7
वर्ष के अंतराल पर उत्पन्न होता है। यह एक गर्म जलधारा है। याद रखिएगा, सबसे पहले तो एल नीनो के बारे में पूछा जाता है। तो एल नीनो का अर्थ क्या होता है? तो एल नीनो का अर्थ होता है शीशु। एल नीनो कैसा जलधारा है? तो याद रखिएगा, यह एक गर्म जलधारा है। और कहाँ पे है ये? दक्षिण अमेरिका और पेरू एवं इक्वाडोर प्रदेश में ये पड़ता है। तो ये चीज़ जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ आप लोग याद रखिए। सवाल देखिए यहीं से पूछेगा, इसके अंदर जाने के मतलब चांसेस कम है। ठीक है, एनसीईआरटी एनसीईआरटी से अगर के आप लोग मेरा एनालिसिस वीडियो नहीं देखे होंगे तो 40 नंबर में मतलब 30 सवाल 30 प्लस ही सवाल जो थे वो एससीईआरटी और एनसीईआरटी से पूछे गए हैं। तो जाके प्रीवियस वीडियो में उस वीडियो का लिंक भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, या जाके चैनल पर देख सकते हैं, सवाल पूछे गए हैं। तो कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका शिक्षक बहाली भर्ती परीक्षा के लिए। ठीक है, अब इसी कारण ये जो गर्म जलधारा एल नीनो है, इसी कारण वहाँ का जल का जो तापमान है वो 5 डिग्री से लेकर 10 डिग्री तक बढ़ जाता है। ठीक है, अगला जो पॉइंट दिया गया है कि दक्षिणी पश्चिम मानसून केरल के तट पर 1 जून को पहुंचता है तथा पछुआ पवन विक्षोभ के कारण भारत के उत्तरी मैदान में वर्षा होती है, जो रबी फसलों के लिए लाभदायक होती है। जो भी यहाँ पे ग्रीन से हाईलाइट किए गए हैं, समझिए कि ये टीआरई आपका शिक्षक भर्ती परीक्षा में कहीं ना कहीं ये सवाल पूछा जा चुका है, इसीलिए ग्रीन से किया गया है। बाकी जो ग्रीन के छोड़कर जितना भी हाईलाइट्स यहाँ पे नजर आ रहे होंगे, ये येलो कलर वाला या इस सब कलर जो पिंक कलर का नजर आ रहा है, तो ये सवाल मोस्ट एक्सपेक्टेड है कि आपका पूछा जा सकता है, इसलिए आपको ये सब पढ़ना अनिवार्य हो जाता है। दक्षिण पश्चिम मानसून की वर्षा जो होती है मौसमी होती है, जो कि जून से सितंबर तक होती है। याद रखिएगा इस चीज़ों को। भारत में दोस्तों 6 तरह का यहाँ पे ऋतुएं पाई जाती है, जो कि किसी भी देश के लिए दुर्लभ है, अन्य किसी देश में ऐसा नहीं पाया जाता है। ये जो ऋतुएं हैं वो बसंत ऋतु है, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, हेमंत ऋतु और शिशिर ऋतु। लेकिन अगर भौगोलिक दृष्टि से या मौसम विभाग के अनुसार देखिएगा तो भारत का जो ऋतु है वो मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? पहला जो आता है शीत ऋतु आता है, जो कि नवंबर से मध्य मार्च तक रहता है। ठीक है, जो दूसरा यहाँ पे अगर के आता है आपका जो ऋतु है वो आता है आपका ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु का जो मतलब ड्यूरेशन बताया गया है मौसम विभाग के अनुसार वो मध्य मार्च से लेकर मध्य जून तक होता है। ठीक है, अगला है आपका वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु जो होता है मध्य जून से लेकर मध्य सितंबर तक का ये ड्यूरेशन को माना जाता है, तथा जो लौटती हुई मानसून है मध्य सितंबर से मध्य नवंबर तक। याद रखिएगा, तमिलनाडु के तटों पर इतना ज़्यादा वर्षा होती है कि वहाँ पे साइक्लोन वगैरह भी आ जाता है। आप लोग अगर न्यूज़ वगैरह देखते होंगे तो वहाँ पर जो बारिश होती है लौटती हुई मानसून के कारण ही होती है, ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, अगला जो पॉइंट आपका दिया गया है कि भारत के दक्षिण पश्चिमी तटीय भाग में हवा अरब सागर की ओर से आती हुई जिससे वर्षा होती है। कहाँ पे? दक्षिणी पश्चिमी तटीय भाग में। दक्षिण पश्चिमी तटीय भाग कहाँ हुआ? इस वाला भाग में। यहाँ पे जो भी चीज़ है वहाँ पे वर्षा होती है, केरल वाले तट वगैरह पर। ठीक है, आशा करता हूँ यहाँ बातें में इतना समझ गए होंगे। अगला यहाँ पे जो भी पॉइंट दिया गया देख लीजिए कि इसी समय यानी कि मई के समय की ये बात हो रही है। इस समय मतलब यहाँ पे मई जून के समय की बात मान लीजिएगा कि बिहार एवं पश्चिम बंगाल के आसपास में धूल भरी आंधी चलती है। ठीक है, और पश्चिम बंगाल में इसे नार्वेस्टर या काल वैसाखी कहा जाता है। तो याद रखिएगा कि इस सवाल पूछा जा चुका है आपका कि जो पश्चिम बंगाल में धूल भरी आंधी चलती है मई के समय में, तो उसको क्या बोला जाता है? तो उसको नार्वेस्टर बोलते हैं, या यहाँ पे काल वैसाखी बोला जाता है। यह प्रायः जो होता है 3 बजे शाम के आसपास चलती है, तो थोड़ी वर्षा भी होती है। इस वर्षा से आम की ये चाय के फसल के लिए काफ़ी लाभदायक होता है, जो कि यहाँ पे होता है। ठीक है, असम में चाय की फसल के लिए, और वहाँ पर ये आमों के लिए काफ़ी नुकसानदायक होता है। और यही आंधी जब कर्नाटक में चलती है तो इसको आम की बौछार बोला जाता है। याद रखिएगा, ये सवाल पूछा जा चुका है मेरे मित्रों, तो इसीलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, आशा करता हूँ इतना समझ गए होंगे। अगला जो पॉइंट आपका यहाँ पे दिया गया है, अगला पॉइंट में जैसे ही आइएगा ये पॉइंट दिया गया है कि उत्तर भारत की वर्षा बंगाल की खाड़ी शाखा से होती है तथा दक्षिण पश्चिम भाग में अरब सागर से होती है। अब देखिए यहाँ पे जो आपका जैसे कि मान चलिए यहाँ पे मान के लिए सेंटर पॉइंट इधर ईस्ट वेस्ट सबको पता होगा ये डायरेक्शन के लिए। तो जो उत्तर भारत में वर्षा होती है यानी कि जो ये ऊपर वाला क्षेत्र में जो वर्षा होती है वो बंगाल की खाड़ी के से होती है। ठीक है, और जो दक्षिण
दक्षिण पश्चिम वाले भाग हुए, यानी कि ये भाग में जो वर्षा हुए वो अरब सागर के से हुए। क्योंकि भारत को देखिए कि नक्शा यहाँ पे हुआ, दक्षिण पश्चिम आपका कहाँ पे हुआ, दक्षिण पश्चिम ईस्ट क्षेत्र में हुआ, पश्चिमी विक्षोभ वाला क्षेत्र में, यानी वेस्टर्न घाट जो है वहाँ पे क्षेत्र में होती है। तो वहाँ पे जो वर्षा होती है उसके साइड में देखिएगा अरब सागर है, यहाँ से इसी के कारण यहाँ पे वर्षा होती है। और जो पूर्वी भाग में वर्षा होती है वो बे ऑफ बंगाल के कारण यहाँ पे वर्षा होती है। तो ये भी आप लोगों को पता होगा, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे दे रहा है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए मैंने इस नोट्स को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत की है मित्रों, हर एक चीज़ को अच्छे से पढ़कर समझकर अब आपको इसमें इस नोट्स में मैंने ऐड कर दी हैं, जो कि जो भी परीक्षा होना था इसी में से सवाल आ जाए। हर एक पॉइंट को मैंने ऐड कर दिए हैं कि इससे ज़्यादा कुछ बाहर पॉइंट बनेगा ही नहीं बनेगा। आप लोग इसकी ऑथेंटिसिटी चेक करना होगा। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं बुक्स उठाकर कि इस चीज़ में क्या दिया गया है, नहीं दिया गया है, ठीक है। बहुत सारा सवाल यहाँ पे पूछा गया था, इसीलिए ये बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। आते हैं अगला पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट यहाँ पे क्या दिया गया है आपका, अगला पॉइंट जो दिया गया है जैसे कि देख सकते हैं कि बंगाल की खाड़ी का मानसून उत्तर की ओर बढ़ते हुए असम और मेघालय में पहुंचकर पूर्वांचल तथा गारो खासी व जैंतिया पहाड़ से टकराकर मेघालय तथा असम की घाटी में भारी बारिश होती है। आपको पता होगा सवाल ये पूछा जा चुका है कि जो ये असम का जो मतलब असम बोल रहे हैं मैं, ये जो मेघालय की घाटियां हैं गारो खासी और जयंतिया, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। वहाँ की घाटी का इसका भौगोलिक स्थिति ऐसा है कि जो भी वहाँ से मानसून बढ़ता है आगे बंगाल की खाड़ी से, यहाँ पे तीनों पहाड़ियों से टकरा कर मेघालय में बहुत ही ज़्यादा बारिश होती है। देखिए इसका मेघालय का नाम ही इसी कारण बना है कि मेघ के जोड़ आल है। मेघालय का संधि विच्छेद कीजिएगा तो यानी कि मेघों का घर है ये। यहाँ पर इतनी बारिश होती है, इतनी बारिश होती है कि कहिए मत। जो इसका यहाँ पे अगला पॉइंट में जो कि दिया गया है कि जो विश्व में सबसे ज़्यादा बारिश होता है मेघालय का जो भी मानसून राम जगह है वहाँ पे होता है। चेरापूंजी में पहले होता था सबसे ज़्यादा, लेकिन अभी वर्तमान में मानसून राम को वहाँ पे शिफ्ट कर दिया गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैंने यहाँ पर दिखाया, यही सवाल यहाँ पर भी पूछा गया था कि विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मानसून राम किस राज्य में स्थित है, तो वो यहाँ पे मेघालय में स्थित है, जैसे कि मैंने बताया, ठीक है। तो जो भी लोग ये पढ़े होंगे तो वहाँ पर आप लोग सही कर दिए होंगे। यहाँ पर जो जून से सितंबर तक जो बारिश होती है, जून में लगभग 823 सेंटीमीटर की वर्षा होती है। वही अगर के वार्षिक वर्षा आप लोग देखिएगा 1180 से लेकर 1187 के बीच में ये वार्षिक वर्षा होती है, ठीक है। जो अगला मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट दिया गया है आपका कि भारत में जो है अधिकतर वर्षा 85% दक्षिणी पश्चिमी मानसून के कारण होता है। देखिए ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि भारत में जो है मैक्सिमम वर्षा, भारत में जो है अधिकतम जो वर्षा होती है वो किस मानसून के कारण होती है। तो याद रखिएगा वो आपका यहाँ पे साउथ वेस्टर्न मौसम के कारण यहाँ पे ये वर्षा होती है। तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्लास 9 का चैप्टर नंबर 4 जो भी SCERT था NCERT था यहाँ पे समाप्त होता है। और इसमें देख लेते हैं इस चैप्टर में जो भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए हुए थे आपका, उसके बारे में हम बता देते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिएगा पहला ही सवाल दिया गया था कि जाड़े में तमिलनाडु के तटीय भागों में वर्षा का क्या कारण है। जैसे कि मैंने बताया ऊपर में, या तो लौटती हुई मानसून या तो उत्तर पूर्वी मानसून के कारण यहाँ वर्षा होती है। और ये सवाल कॉम्पिटेटिव एग्जाम में इतनी बार सवाल पूछा गया है कि मतलब मत कहिए। ये हर तीसरा एग्जाम में ये सवाल पूछ ही देता है भारत में, कोई भी आप एग्जाम में बैठिएगा तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। अगला पॉइंट में आते हैं कि दक्षिण भारत के संदर्भ में कौन सा तथ्य गलत है। तो वहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए थे, तो उसका जो राइट आंसर था मैंने लिख दिए हैं, विषम जलवायु पाई जाती है। तो ये गलत चीज़ दिया गया है यहाँ पे। अगला जो सवाल दिया गया है आपके इस चैप्टर में कि जब सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है तो उसका क्या प्रभाव होता है। तो उसका प्रभाव ये होता है कि उत्तरी पश्चिमी भारत में निम्न वायु दाब होती है। उत्तरी पश्चिमी कहने का मतलब यहाँ पे जो भी चीज़ हुए, यहाँ पे उत्तरी और पश्चिमी की चीज़ में यहाँ पे निम्न वायु दाब के क्षेत्र पैदा होता है। ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। ये जो सवाल जो ग्रीन से पूछा गया, यानी कि सवाल पूछा गया है कि विश्व में सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पे होती है, तो मानसून राम में वर्षा होती है। आपसे भी पूछ सकता है कि यहाँ पे कितना वार्षिक वर्षा होती है, तो याद रखिएगा 1187 वर्षा होती है। हो सकता है 2-4 सेंटीमीटर आगे आपका ऑप्शन दे दे, 2-4 सेंटीमीटर पीछे दे दे, या 1180 दे दे, या 1200 भी दे दे। तो आप लोग वहाँ पे देख लीजिएगा कि इसके नियर अबाउट क्या चीज़ दिया गया है, ठीक है। आशा करता हूँ समझ गए। अगला जो पॉइंट दिया गया है कि मई महीने में पश्चिम बंगाल में चलने वाली धूल भरी आंधी को क्या कहते हैं। तो मैंने ऊपर बताया, इसको नार्वेस्टर कहते हैं या काल वैसाखी कहते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारत में दक्षिणी पश्चिमी मानसून का आगमन कब होता है, ऊपर मैंने बताया इस चैप्टर में 1 जून से होता है, ठीक है।
जाड़े में जो है सबसे ज़्यादा ठंडा कहाँ पड़ता है, तो जो मतलब कहाँ नहीं किसके कारण पड़ता है, तो वो पड़ता है जाड़े में सबसे ज़्यादा ठंडे पश्चिमी विक्षोभ के कारण पड़ता है। अगला जो पॉइंट सवाल पूछा गया इस चैप्टर में कि ग्रीष्म ऋतु का कौन स्थानीय और तूफान है जो कहवा के खेती के लिए मतलब उपयोगी होता है, तो उसको है काल बैसाखी। इसी को अलग अलग नामों से भी जाना जाता है, जैसे कि मैंने ऊपर में बताया। ठीक है, तो यहाँ पे आपका चैप्टर नंबर यहाँ पे 4 समाप्त होता है, और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5 के बारे में। चैप्टर नंबर 4 से ज़्यादा सवाल नहीं पूछे गए थे टीआरई में, एक सवाल ही क्वेश्चन पूछे गए हैं, लेकिन जैसे ही नेक्स्ट चैप्टर में जब आइएगा ना, उसका नाम है प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य प्राणी। इसमें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल पूछे गए, कम से कम यहाँ पे 6 सवाल इस छोटे से चैप्टर से यहाँ से पूछे गए हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय।